ठाक हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने यहीं पे इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ा था, किस तरह पैक किया जाता है, पैकिंग किस तरह की जाती है जब भी बायोहेजर्ड, विदाउट बायोहेजर्ड जो भी कंसाइनमेंट होती है, शिपिंग होती है, तो उसको किस तरह पैक किया जाता है, उसके जो सैंपल्स को किस तरह जो है हार्डली कंपैक्ट करके पैक किया जाता है एक जो है जार के अंदर या बोतल के अंदर। फिर उसके बाद जो है उसको लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग के बाद जो है उसको पैकिंग के जो जो मराहल होते हैं, किस तरह का जो है वो पैकेट होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो लिखना होता है प्रॉपर शिपिंग नेम के, डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन है या क्लिनिकल है या जो है पैथोजन है, पेस्ट कंट्रोल है या लिक्विड फॉर्म है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको लिखनी होती हैं। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसका वाटर प्रूफ केप होता है, ठीक है, एब्जॉर्बेंट पैकिंग मटेरियल होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो पैकिंग होती है वो भी लीक प्रूफ होती है, ठीक है, सिफ्ट प्रूफ या लीक प्रूफ होती है, ताकि उसमें कोई लीकेज ना हो। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो वो यानी कि डिस्पोज ना हो सके, लीक आउट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें पैकिंग है। लेकिन ये पैकिंग कौन सी है? ये जो है विदाउट बायोहेजर्ड लेबल है, ठीक है। और बायोहेजर्ड लेबल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ चल के अभी। अच्छा जी, तो ये है बायोहैज़र्ड की पैकिंग। इसमें क्या है कि ये आप लोग देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, ये कैटेगरी ए में आता है। लेबल है 2814 या UN2900 बायोहैज़र्ड जो है वो है। इसमें आप देख सकते हैं बायोहैज़र्ड का लोगो भी है और UN स्पेसिफिकेशन मार्किंग भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दर्ज होती हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं केप से, ठीक है। ये इसी तरह केपिंग होती है जिस तरह आप देख के आए हैं जो लास्ट वाले पैक के अंदर, ठीक है। इसकी जो कैप जो होता है, ठीक है, वो वाटर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है, ठीक। इसके अंदर जो है इसी तरह जो है टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को जो है रखा जाता है प्राइमरी रेस्पेक्टेकल के अंदर। और जो इसकी कवरिंग होती है इस बोतल की या इस जार की जो कवरिंग होती है वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो है अंदर की कवरिंग होती है। उसके बाद अगर मैं चलें आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो कवरिंग है ये इनर कवरिंग है, ठीक है। ये जो कवरिंग आप लोग देख रहे हैं ये इनर कवरिंग है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी पैकिंग या वाटर जो सॉरी ये जो है कवरिंग, इसको कहा जाता है, एक मिनट बच्चे मैं इसको क्लियर कर लूं पहले, एक मिनट। जी बच्चे, तो ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, ठीक है। किस तरह का एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो है ये वाली कवरिंग या ये वाली कवरिंग, ये थिक कवरिंग होती है। जिस तरह थर्मास वगैरह आप लोगों ने देखे हैं उसके अंदर जो है पहले क्या होता है कि वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, यहाँ जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो जो है पॉली क्या होता है, पॉलीकार्बन होता है, क्या चीज़ होती है जो इस टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है। वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है असल में। इसके बाद जो है वो सेकेंडरी पैकिंग आती है जो कि वाटर टाइट होती है, यानी कि उसमें से लीकेज वगैरह नहीं होती। सेकेंडरी जो होती है वो ये है सेकेंडरी, एक मिनट बच्चे, जी बच्चे, ये जो है ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये सेकेंडरी पैकिंग होती है, ठीक। अच्छा, ये जो लेबल है ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ग्रे कलर का, इस पे जो है क्या किया जाता है, स्पेसिमेन रिकॉर्ड किया जाता है। जो है वो जो भी चीज़ होती है वो इंक्लूड स्पेसिमेन का रिकॉर्ड लिखा जाता है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब में भी ये जो है होता है, ठीक है, ग्रे कलर का। इसमें भी जो है वो टेस्ट ट्यूब में लिखा जाता है कि क्या सैंपल है, किसका सैंपल है, किस तरह रखा गया है, किस चीज़ का सैंपल है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो दर्ज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग इसके अंदर जो है आपको बताई जाए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाइए पैकेट में, ये एरो का निशान आपने देखा होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एरो? इस एरो का क्या निशान होता है, क्या मकसद होता है? जी जी बेटे, क्या होता है इसका, जिसको पैकेज ओरिएंटेशन कि लेवल, सर इसको सीधा सीधा रखें। इनको सीधा रखा जाता है। और ओपन भी जो है वो इस यानी कि इस निशान का यह मकसद होता है कि आप ओपन करेंगे कहाँ से करेंगे, यानी कि टॉप से इस तरह ओपन करेंगे, क्योंकि ये पैकेट किसी भी तरह रखा जा सकता है, लेकिन इसको ज्यादातर रखा इसी डायरेक्शन में जाता है, सीधा रखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है नॉट मैंडेटरी व्हेन प्राइमरी रेस्पिरेटर डज नॉट एक्सीड 550 ml, 50 ml से ज्यादा एक्सीड ना हो,
ठीक है। ये 100 ml की जो है वो टेस्ट ट्यूब होती है 50, यानी कि बिल्कुल हाफ हो, ठीक है, बिल्कुल हाफ हो, पूरा कंप्लीट ये फिल ऑफ द ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन है। ये यूएन की स्पेसिफिकेशन मार्किंग है, जिसका मकसद ये कि यूएन की तरफ से ये जो अलाउ होता है, ये जो है इस तरह की चीजें ली जा सकती हैं, ठीक है। ये यूएन की स्पेसिफिक मार्किंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक मिनट, ये जो है आपको बायोहेजर्ड की साइन भी नजर आएगी, ठीक है, जो कि जिसमें लिखा हुआ होता है, लेबल भी होता है जिसमें, ये जो है बायोहेजर्ड्स की साइन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखें इन्फेक्शियस सब्सटेंस इन केस ऑफ, जो भी लिखा हुआ है लीकेज, तो आपको क्या क्या जो है वो काम करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल आपको यूज करना है, ठीक है, इन केस ऑफ लीकेज। तो ये बायोहेजर्ड का साइन है, ठीक है। इसमें जो है जिसको भेजा फ्रॉम, यानी कि आप लोगों की डिटेल होगी, टेलीफोन वगैरह जो इदारा है उसकी डिटेल होती है, ये कंसाइनी जिसकी तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल पर्सन का फोन नंबर वगैरह है वो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये पैकेट जो होता है ये सिर्फ बायोहेजर्ड्स केमिकल्स वगैरह हैं उनका होता है, ठीक है। केमिकल वगैरह भेजते हैं या कोई बायोहेजर्ड्स सैंपल है या कोई पैथोजन है, तो वो इस पर्पस के लिए जो भेजा जाता है वो इस तरह की पैकिंग होती है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, ठीक है, ताकि इस तरह से इसको प्रोटोकॉल दिया जाए, ठीक है। ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, और क्या कितना इसका वेट है, क्या चीज़ है, वो भी इसके अंदर लिखी जाती है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन्फेक्शियस सब्सटेंस अफेक्टिंग ह्यूमन, यूएन नंबर, नेट क्वांटिटी कितनी है, 10 ml है, ठीक है। तो ये यानी कि 50 ml से ज़्यादा ना हो, 10 ml है, तो यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी जो है वो क्वांटिटी कितनी होगी। इसकी क्वांटिटी बमुश्किल मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 ml ज़्यादा यहाँ तक हो सकती है। आ रहा है नज़र आपको? एक मिनट, 10 ml का मकसद ये इसकी क्वांटिटी यहाँ तक होगी टेस्ट ट्यूब में। तो इसकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी सी होती है ताकि जो है बाकी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो इस तरह पैकिंग की जाती है, इस तरह जो है वो कंसाइनमेंट्स को भेजा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात समझ में, पैकिंग वगैरह, जार वगैरह, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल यस सर। ट्रिपल पैकिंग, ट्रिपल पैकिंग क्या होती है कि वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्रिपल लेयर्स होती हैं, ठीक है। कैटेगरी बी इन्फेक्शियस सब्सटेंस में बी शिफ्ट इन 602 पैकेज, ठीक है। पैकिंग के भी जो है स्पेसिफिक नंबर होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसको यानी कि कोड वर्ड में बताया जाता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द करेक्ट मार्किंग एंड लेबलिंग इन इज प्रोवाइडेड ऑन द आउटर पैकेज, पैक के ऊपर जो है वो लेबलिंग किया जाता है कि कौन सी लेबल है, ठीक है। 602 पैकिंग की गई है, 650 पैकिंग की गई है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये 602 पैकिंग है, और ये पैकिंग कौन सी है, 650। आ रही है नजर आपको चीजें? ये वाली पैकिंग जो है ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर कंपेयर करें ये अगर देखते हैं ये 650 है, और आगे चलें तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है 620 है, 602, सही है। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो टाइट पैकिंग होती है, ठीक है। ये इसमें भी तो जो है 3 लेयर्स हैं, ट्रिपल लेयर्स होती हैं, 1 2 3। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये थर्ड लेयरिंग, ये 3 लेयरिंग इसकी होती हैं। यहाँ इसको फर्स्ट कंसीडर करें, सेकंड कंसीडर करें, और थर्ड जो है इस जार की जो ये सेकेंडरी लेयर होती है। तो इस तरीके से ये जो है मैटर शिपमेंट की जाती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है इस तरह सैंपल्स को, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 650 और 602 पैकेज, ठीक है। अच्छा, as long as the correct marking and labeling is provided on the outer package. Category A infectious substance cannot be shipped in 650 पैकेज, ठीक है। अब इन्फेक्शियस जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किस में शिप किए जाते हैं, 602 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो है इन्फेक्शियस सब्सटेंस हम कभी भी शिप नहीं करते 650 पैकेजेस में, क्योंकि वो इतना पैकेज ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ज़्यादा जो है इतना सिक्योर नहीं होता जितना बाकी जो है ये 602 पैकेज है, ठीक है, या जो पैक होता है। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, बायोसेफ्टी कंटामिनेंट लेवल्स,
बायोसेफ्टी कंटामिनेट लेवल्स में क्या होती है, बेसिक लेब्स इसमें आ जाती है, कंटामिनेटेड लेब्स आ जाती हैं, हाई कंटामिनेट्स लेब आ जाती हैं। लेवल 1 एंड 2 में आपको पता है बेसिक लेब्स होती है, इसमें इतना कंटामिनेट्स का इशू नहीं होता। लेवल 1 और 2 में जो है आप लोग काम भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। कंटामिनेट लेब लेवल 3 की जो लेब होती है उसमें कंटामिनेट के चांस होते हैं, उसमें जो है इस तरह के ऑर्गेनिज्म के काम किए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म डेंजरस भी होते हैं और कम्युनिटी को भी हिट कर सकते हैं, लोगों को भी हिट कर सकते हैं, पर्सनल और जो हैं लैब के जो जितने भी अफराद हैं उनको कर सकते हैं। नंबर 4 तो वैसे ही हाई कंटामिनेट लैब्स होती हैं, वहाँ तो स्पेशल प्रोटोकॉल होता है और एट ए टाइम 1 to 2% काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी उस लैब के अंदर इंटर नहीं किया जा सकता। ईच लेवल एसोसिएट विद एप्रोप्राइट इक्विपमेंट्स प्रैक्टिसेस वर्क प्रोसीजर। तीनों जो लेवल हैं 1 और 2 3 और 4 जो लेवल्स हैं, इनमें जो हैं इक्विपमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उस लैब की जो है नेचर पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिसेस भी जो हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रैक्टिसेस जो है वो भी डिफरेंट होती हैं और वर्क प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है, उनका मैनुअल उनकी ट्रेनिंग वो बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, इक्विपमेंट प्रैक्टिसेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए और वर्क प्रोसीजर्स हैं, ये जो हैं हर कोई बंदा वहां पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर लेबोरेटरीज मस्ट बी बायोसेफ्टी लेवल 2 और अबव। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जितनी भी लैब्स होती हैं या हेल्थ केयर की जो जितनी भी लैब्स होती हैं उनके लिए तो मस्ट होता है कि वो बायोसेफ्टी लेवल 2 या 3। 4 को तो खैर नहीं किया जा सकता इसके अंदर कंसिडर्ड, लेकिन लेवल 2 और 3 लेवल को जरूर वो करना होता है, फॉलो करना होता है। सही है, क्यों क्यों फॉलो करना होता है, इसलिए कि जो है कंटामिनेट के चांस होते हैं, इसमें जो है डिफरेंट ह्यूमन डिजीज पे काम किया जाता है। ठीक है, उनको डायग्नोज किया जाता है, उनको जो है रिकॉर्डेड किया जाता है, तो इसलिए इन लैब में हेल्थ केयर की जरूरत होती है लेवल 3 में और 2 में। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक क्लासिफिकेशन से जो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, वंस अगेन अगर आ गया है तो रिपोर्टेड कर देता हूँ मैं आपको। रिस्क ग्रुप जो हैं वो 4 हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसमें जो है इंडिविजुअल रिस्क इसमें नहीं होता, या होता है तो बिल्कुल लो लेवल का होता है। कम्युनिटी रिस्क भी नहीं होता, अगर बाय चांस होता है वो भी तो बिल्कुल लो होता है। लेकिन 2 रिस्क ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मॉडरेट होता है, यानी कि हो सकता है खतरा उसमें, लेकिन कम्युनिटी रिस्क लो हो सकता है, इंडिविजुअल रिस्क जो है वो मॉडरेट होता है। थर्ड के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल रिस्क हाई होता है। ठीक है, इंडिविजुअल कोई भी इंसान जो है अगर उस पर काम कर रहा है तो वो अफेक्टेड हो सकता है, हाईली अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन कम्युनिटी रिस्क लो होता है क्योंकि वो किसी और इंसान में ट्रांसफर होने के लिए ट्रांसमिट इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन नंबर 4 जो है बहुत ही खतरनाक है, आप लोगों को पता है, जिस तरह मैं रिस्क ग्रुप 4 के आपको डिजीज बता चुका हूँ, इंडिविजुअल रिस्क भी हाई है और जो है इसका कम्युनिटी रिस्क भी हाई है। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी रिस्क का मकसद है क्या होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल या पूरे इन्वायरमेंट को जो है इससे बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो ये कम्युनिटी रिस्क कहलाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। रिस्क ग्रुप क्लासिफिकेशन। अच्छा, रिस्क ग्रुप 1 ये आप लोग को बता भी चुका हूँ, लेकिन अब ये दोबारा इसके अंदर WHO वालों की रिकमेंडेशन है, तो शायद मैं अब तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप दोबारा भी इसको देख लें, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है इसके अंदर। रिस्क ग्रुप काज एनिमल और ह्यूमन डिजीज नो पैथोजिक एजेंट। ठीक है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं जिस तरह हमारे लैब के अंदर हमने वो बनाया हुआ है एक। अच्छा, ये अगर आप लोग एक चीज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी टैगिंग लगी हुई है, किस चीज की टैगिंग है ये। शायद पाकिस्तान के अंदर तो आपको ना मिले, या इंटरनेशनल आप जहाँ पे भी काम करेंगे इस तरह की टैगिंग आपको मिलेगी, बहुत टैगिंग मिलती है। जी सर बच्चे, रूल्स वगैरह लिखे होते हैं इस पे? कह सकते हैं आप, इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, कह सकते सर रोज नहीं होते, जो हमारा डेली का काम होता है ना कि ये हमारे आज ये रिजल्ट्स हैं और ये वो होते हैं मेरे ख्याल से, जो हैं। काम गुड कर रहे होते हैं हम। गुड गुड गुड, और कोई? जी सर, यही होता है जो हमजा ने गुड, बताया है। हाँ सही सही, बिल्कुल सही बताया। लैब में जब भी काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों का टाइम टेबल बना होता है, यानी कि एक जस्ट लाइक रिसर्चर है, मैंने उसमें टाइम टेबल लिया तो मैं 2 से 3 काम करूंगा, फिर 5 से 6 करूंगा, फिर 7 से 8 करूंगा। तो यानी कि जो भी बंदा वहां पे काम करने आता है तो ये देख लेता है कि ये टाइमिंग किसी और की बुक हुई हुई है, या वो इस लेवल का काम कर रहा है, इस सीरियस लेवल का काम कर रहा है। या जस्ट लाइक इसके अंदर ये लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ जो एक्सपेरिमेंट रखे हुए हैं या कोई चीज रखी हुई है तो उसको प्लीज डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, या ये लिखा जाता है कि अपना काम करके आप जो है
इसको क्या करें, डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा या अपना काम करके इसको जो है वो क्या करते हैं डिकंटामिनेट कर लेना, ठीक है। या ये शेड्यूल होता है कि कल ये बायोसेफ्टी कैबिनेट बंद होगा, इंस्पेक्शन के लिए बंद होगा, या इसकी सफाई के लिए बंद होगा, या मेंटेनेंस के लिए बंद होगा। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को या तमाम जो वर्कर्स होते हैं उनको पता चले कि किस चीज़ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की लैब्स होती हैं, इस तरह काम किया जाता है। ये जो है लेवल रिस्क ग्रुप। जी बच्चे, आवाज नहीं आ रहा आपका। बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रही हैं अफशा? जी बच्चे। सर मैंने कहा सर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी होते हैं कि इसको इस तरह से मतलब हदायत के। जी बच्चे, कभी कभार इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी। सर मैं कह रही थी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी इसमें होते हैं। जी बच्चे। टैगिंग जो है जी बच्चे, इसमें कभी कभार इस इंस्ट्रक्शंस तरीके भी से दी हमें जाती हैं, काम करना है, इंस्ट्रक्शंस भी कौन से लिखी हुई मतलब होती है और कि जस्ट लाइक इसमें लिख दिया गया कि ये जो है एयर फिल्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। या ये भी हो सकती है कि इसके जो अंदर जो लाइट्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, या जो है गैस के अंदर इशू, यानी कि इस तरह की भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो ये जो है लिखी जाती है इंस्ट्रक्शंस, ये टाइम टेबल भी होता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो, ठीक है। ये किस पर्पस का होता है ये आप देख सकते हैं, इसमें इतने ज़्यादा इसने नहीं यूज़ किए हुए प्रोटोकॉल को, इसने सिर्फ ग्लव्स पहने हुए और ये किट वगैरह जो है लैब कोट की तरह जो है ये जो है इसको वियर किया गया। तो दुनिया के अंदर बाकी जितने भी काम किए जाते हैं सेफ्टी कैबिनेट में, तो ये इस तरह की जो है प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें पैथोजन फॉर ह्यूमन जो पैथोजेनिक होते हैं ये सीरियस इतने हैजर्ड्स नहीं होते, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं। लिमिटेड रिस्क ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा जो है इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है रिस्क ग्रुप 3। थोड़ा सा इसके अंदर डिफ्रेंशिएट है। डिफ्रेंशिएट क्या है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें देखी, ये जाली एक लगी हुई है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक जाली लगी हुई है, ठीक है, नेट टाइप की, ये पूरे इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये क्या होती है, ये ऊपर से जो हवा आ रही होती है या एयर फ्लो आ रहा होता है, ठीक है, वो एयर फ्लो जब यहाँ पे आता है इस एरिया में, स्पेसिफिक इस एरिया के अंदर जहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है, ये कंटामिनेटेड हो रहा होता है। ये प्रेशर के साथ यहाँ विंड आती है और ये इस तरफ से नीचे जो है वो पास आउट हो जाती है और नीचे फिल्ट्रेट होके बाहर की तरफ चली जाती है। असल में ये जो काम कर रहा है ये पूरा पैक्ड होता है, लेकिन इन्होंने जो सेफ्टी कैबिनेट है वो इतना पैक्ड नहीं है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि पूरा प्रोटोकॉल है, ग्लव्स हैं और जो है वियरिंग भी वेल की हुई है, और इसके अलावा जो है ना आई थिंक इसने गॉगल्स वगैरह भी पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं कि इसमें काम किया जाता है, लेकिन ये पैथोजेनिक होते हैं और सीरियस डिजीज भी होते हैं। अब क्या ये ट्रांसमिट तो नहीं हो सकते, ये यहाँ से जो है इंसान में ट्रांसफर हो सकते हैं अगर ये प्रॉपरली अगर इसने जो है प्रोटोकॉल यूज ना करे तो, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो किया हुआ है, पूरा अपने आप को दिफा किया हुआ है, अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। पैथोजेनिक का सीरियस डिजीज इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स यूजुअली अवेलेबल, ज्यादातर होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होते, लिटल बट इनके पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो भी जाते हैं, ठीक है। ये लेबॉर्ट इन लायन फ्रांस, ये फ्रांस के अंदर लैब है, उसकी तस्वीर है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे, तो ये जो क्या है रिस्क फॉर लैब। अच्छा, इसके अंदर जाके तस्वीरें तो ली नहीं जा सकती, तो बाहर से आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाया गया है, ठीक है। अब व्यू जो दिखाया है मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में कभी मैंने भी नहीं देखी इस तरह की लैब, ठीक है। अच्छा, ये लीथल होती है, पैथोजेनिक एजेंट्स होती हैं, रेडियली ट्रांसमिटेबल होती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि 1% टू अदर पर्सन, मैकेनिकल टूल्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट यूजुअली अवेलेबल। तो ये पूरी पैक्ड होती है, और ये जो है फिल्टर वगैरह पेपर हेपा फिल्टर वगैरह जो मैंने पढ़ाया था वो फिल्ट्रेट होती हैं, ठीक है। और कम्युनिकेट भी एक दूसरे से किया जा सकता है। ये इसका सेफ्टी कैबिनेट चेंबर है, ठीक है, ये है। और ये जो है बिल्कुल कम्पैक्ट लैब होती है, इसमें ये ट्रॉली वगैरह है सामान रखने की वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस तरह का काम किया जाता है। ये सेफ्टी कैबिनेट है, और ये जो है एयर वगैरह जो पास आउट होती है, ये जो है हेपा जो होता है चैम्बर वो उसका है, ठीक है। ये कहाँ की तस्वीर है ये भी लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
इन्फेक्शियस डिजीज रूम इटली की है, ठीक है। तो ये लैब इसका क्या नाम है, ये रिस्क ग्रुप 4 के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस पर काम किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, रिस्क ग्रुप, बायोसेफ्टी लेवल, प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट्स। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSL 4। क्या होते हैं BSL के मायने? बायोसेफ्टी लेवल, वर्ड बायोसेफ्टी लेवल, ठीक है। उसके जो हैं बायोसेफ्टी लेवल के डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 पे क्या किया जाता है? लेवल 1 पे बेसिक टीचिंग रिसर्च होती है, मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। लेबोरेटरी टाइप क्या होती है? लेबोरेटरी में क्या काम किया जाता है? बेसिक टीचिंग और रिसर्च का काम किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी टाइप ये। लेबोरेटरी में प्रैक्टिस क्या होती हैं? गुड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स से आप अवेयर हो, हालांकि आप लोग तो पढ़ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के, आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं और आपको रूल्स रेगुलेशन का भी पता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स खास नहीं होता इसके अंदर। ओपन सर बेंच वर्क होता है। ओपन बेंच वर्क का मकसद होता है कि आप टेबल वगैरह पे भी काम कर सकते हैं और सर जी बच्चे। सर ये कितनी बार पढ़ेंगे हम एक ही चीज? बच्चे मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो ये जो है इंटरनेशनल जो है वो बता रहा हूँ, WHO वालों की तरफ से जो रिकमेंडेड है, ठीक है। ये आप लोगों को जी मेरा सर। बताने का मकसद ये है कि वो जो था वो आपका हटके था, ये जो है रिकमेंडेड है WHO वालों की तरफ से, ठीक है। मैं आपको इसी तरह डिटेल नहीं बता रहा, मैं जो बच्चे क्लास मिस भी कर चुके हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, BSL 2 के अंदर प्राइमरी हेल्थ सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, रिसर्च सर्विस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं इसमें क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, तो आपको इस लैब के नेचर के बारे में काम का पता होना चाहिए। सही है बच्चे, ठीक है। गुड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बायोहैजर्ड साइन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओपन बेंच, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट फॉर पोटेंशियल एरोजोल्स, तो ये सारी चीजें इसके जो हैं होनी चाहिए। अच्छा, अब हमजा मुझे एक चीज आप बता दें इसके अंदर, ठीक है। सुन रहे हो हमजा? जी हमजा, सर। आपने क्वेश्चन किया था ना, अब मुझे एक चीज बता दें, आप पढ़ के तो आए, ये ओपन बेंच प्लस क्या होता है? क्या चीज सर? ओपन बेंच प्लस? व्हाट डू मीन बाय प्लस? सर वो बेंच अब बताओ होती है ना, ना आप सर, तो उसमें पढ़ के आ फ्यूज चुके वगैरह हो का ना, होगा ना? नहीं आप तो सर, पढ़ बहुत, के वही बता रहा हूँ, ये आपने भी बताया और ये सर ने भी पढ़ाया है, तो हम एक ही चीज बार बार पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हाँ, हैं। सर ये तो लेवल 2 की बात हो रही है ना? जी लेवल बच्चे 2 की तो हो रही है सर, ओपन बेंच प्लस पूछ रहे हैं क्या होता है? बताओ ना, ओपन बेंच प्लस। सर ये इक्विपमेंट है, बेसिकली दिमाग में नहीं आ रहा, सेफ्टी कैबिनेट ही होता है एक किस्म का। अच्छा, जी। और कोई बताओ ना अब। सर सर मैं बताऊं? ये जो है सर अकील ने ये सर सही अकील था, ने ये हमें एक, बताया था। ये एक इंस्ट्रूमेंट लाइक होता है, ठीक है। इस बेंच पे क्या किया जाता है? लाइट PC टेस्ट बेंच होता है, ठीक है। इसमें जो है ज्यादातर जो है काम किया जाता है, किस चीज का काम किया जाता है? सैंपल वगैरह का काम किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस वगैरह का काम किया जाता है, ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है जो हाई फाई लैब्स हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में है भी सही। कुछ लोगों के पास, कुछ यूनिवर्सिटीज के बाद वैसे ये नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है वो भी क्या कहते हैं, PC वगैरह भी इसमें अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो है एडवांस ओपन बेंच कहलाया जाता है। हालांकि ओपन बेंच वर्क जो बाकी होते हैं उसमें इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती। सही है बच्चे, आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है इसके अंदर स्पेशल डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती है BSL 3 के अंदर, और 2+ का जो है स्पेशल क्लोथिंग होती है, कंट्रोल एक्सेस होता है, डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नंबर 4 आपको पता है बहुत ज्यादा डेंजरस पैथोजन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एयरलॉक एंट्री होती है, एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती, ठीक है। शावर एग्जिट होता है एंट्री और एग्जिस्ट में, ठीक है। स्पेशल वेस्ट होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल के साथ नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। डिसइंफेक्शन, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन भी आपको पता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। डिसइंफेक्शन किस तरह किया जाता है? एक्सपेरिमेंट वर्क और नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा एजेंट्स पे करता है, ठीक है। उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए इंसिनरेशन यूज की जाती है या ऑटोक्लेव वगैरह यूज किया जाता है। हालांकि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके जो हैं कोड होते हैं
उनको उस हिसाब से किया जाता है, या कोई केमिकल वगैरह यूज किया जाता है या कोई केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, तो उनकी नेचर के मुताबिक उनको जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है। सही है। अच्छा, डिटर्जेंट्स यूज लाइसेंस डिटर्जेंट डिसइंफेक्ट, कभी कभार हम क्या है डिटर्जेंट भी यूज करते हैं, अगर केमिकल कंपाउंड्स हम पेट्री प्लेट में यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स के अंदर यूज कर रहे हैं, या जो है हम टेस्ट ट्यूब के अंदर यूज कर रहे हैं, तो फिर हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन से जो लिखी हुई होती है उनको फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जब हम इन चीज़ों को डिटर्जेंट को या इन चीज़ों को हम डिस्कार्ड करने जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो वो पर्सनल जो को वेयर एडिक्वेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीई कहलाता है वो यूज़ करते हैं। परफॉर्म हैंड हाइजीन है, अवॉइड डिफिकल्ट टू क्लीन सरफेस मटेरियल, कारपेट वुड। ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अप्लाई डिसइंफेक्टेंट टू लार्ज एरिया हो तो उसको वाइपिंग करते हैं, सोकिंग करते हैं। ये कहाँ करते हैं, जब फ्लोर वगैरह का काम करना हो या फ्लोर पे जो है आपको डिसइंफेक्शन करनी हो, तो हम क्या करते हैं, वाइपिंग करते हैं या सोकिंग करते हैं। अवॉइड एरोसोलाइजिंग स्पेसिमेन वाइल हैंडलिंग, जब भी हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें कि ये एरोसोल हो, यानी कि एयर के अंदर जो है वो डिस्पर्स हो, तो इस चीज़ से अवॉइड किया जाता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है डिसइंफेक्शन विथ हाउस होल्ड ब्लीच, जो घरों के अंदर यूज़ किया जाता है ब्लीच वगैरह, वो भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। वर्क एरियाज, जो काम का एरिया होता है, डिसइंफेक्ट विथ 0.5% ब्लीच आफ्टर एवरी प्रोसीजर, हर प्रोसीजर के बाद ये आपको जो है ये इन्फेक्ट करना पड़ता है, डिसइंफेक्ट। ठीक है। सोक विथ 0. इसके अलावा कंटामिनेटेड सप्लाईज जो होती हैं, सप्लाईज का क्या मकसद होता है हमजा? जी बच्चे, व्हाट डू मीन बाय सप्लाईज, कंटामिनेटेड सप्लाईज? सर 2 हमजा हैं, किससे पूछ रहे हैं? हमजा आसिफ से। जी बच्चे, चले हमजा इब्राहिम आप बता दें। सर क्या चीज, कंटामिनेटेड सप्लाईज? जी जी सर, एक मिनट सोचने दे सर। ये जो बेसिकली सर वही होता होगा, जो अगर वही कोई होता हम होगा जो सप्लाईज है, वही क्लोथ वगैरह या कोई चीज यूज कर रहे हैं, वही होगा ना सर? जो जिस सप्लाईज चीज है पे वही हमने काम करना है सप्लाईज ही होता है ना सर, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं बेसिकली, जिस क्या चीज पे, काम जैसे कर रहे कोई हैं, कौन डिश सी है या चीज पे कोई काम चीज कर है, रहे हैं? कोई कौन- डिश है, कोई पेट्री डिश है, कुछ है, तो उसको उसके अंदर सोक कर दें, अच्छा, डुबा दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। सही। अच्छा, या कोई क्लॉथ यूज कर रहे हैं तो अगर मैं उसको नीडल वगैरह डिसइंफेक्ट यूज करने कर के रहा लिए हूँ, उसके अंदर सोक या कर दें, नीडल या फॉरसेप उसे यूज कर रहा हूँ, भी सोक कर सकते हैं सर। अच्छा मैं नीडल वगैरह यूज कर रहा हूँ, क्या वो भी सप्लाईज में आ जाती है, या फॉरसेप यूज कर रहा हूँ वो भी सप्लाईज में? यस सर, सप्लाईज में ना सारे काम तो उन्हीं से हो रहे होते हैं ना बेसिकली, हाँ तो वो सोक करके। गुड। अच्छा, इसके अंदर दो टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक्स होती है आप डायरेक्ट इसको जो है डिसइंफेक्ट करते हैं थ्रू द फ्लेम। ठीक है। और एक जो ये चीज बताई गई है कि कंटामिनेंट सप्लाईज, यानी कि जो चीजें ग्लासवेयर हैं या जो आप हैंडलिंग के तौर पर यूज करते हैं इन चीजों को, ये नीडल्स हो गया, या जो है फारसेप हैं, या पेट्री डिश है, या वाच ग्लास है, या टेस्ट ट्यूब वगैरह, जितनी चीजें हैं उनको आप डिसइंफेक्ट करते हैं, सॉक करते हैं 0.5% ब्लीच के साथ फॉर 30 मिनट्स तक। ठीक है। या आप इसको वॉश करते हैं सोपी वाटर के साथ, यानी कि सोप वाला वाटर हो उसके साथ करते हैं, या स्टरलाइज एज नेसेसरी, अगर स्टरलाइज करने की जरूरत पड़े तो उसको भी स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो आप देख रहे हैं, एक्टिविटी स्पेक्ट्रम ऑफ सिलेक्ट डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, वो कितना करता है? ठीक है, ये बताऊं या नहीं बताऊं? जी सर ये इतना खास तो नहीं है। अच्छा ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया ग्राम जो है सर नेगेटिव है। आपकी मर्जी है। ये माइक्रोब्स हैं। ठीक है, माइक्रोब्स ये यानी कि माइक्रो से रिलेटेड है। ठीक है। स्पोर्स, ईस्ट, वायरस, प्रियॉन्स, ये कैटेगरीज आपकी किस में आ सर ये तो जाती है? माइको है ना? हाँ, जी माइको यानी कि फंजाई, माइकोबैक्टीरियम है सर। माइकोबैक्टीरियम वगैरह जो हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये आपके एजेंट्स हैं, इन्फेक्टेड एजेंट्स हैं। ये आपके क्या हैं? डिटर्जेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके डिटर्जेंट्स हैं, यानी कि ये डिसइंफेक्ट करते हैं। अब आप देखें जहां पे प्लस प्लस का साइन है, तो इसका क्या मकसद होता है? सर इसे डिसइंफेक्ट करता होगा, प्लस प्लस। और जीरो? जीरो डबल? जीरो मतलब नहीं हो रहा सर।
जी बच्चे। सर 0 का मतलब होता है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पोर्स देखे ना नहीं होते 70% अल्कोहल से डिसइंफेक्ट। अच्छा, और एनपी? एनपी एनपी नहीं पता सर, ये कुछ इफेक्ट ही नहीं देता होगा तो मेरे ख्याल से। क्या देता होगा? ये हम यूज ही नहीं करते होंगे ना सर, मतलब जो एनिलाइट जो है, क्या है ये एनिलेट्स है, इसको हम यूज ही नहीं करते होंगे स्पोर्स और इन सब के लिए, इसलिए लिखा। अच्छा, और कोई? बच्चे मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्कोहल 70% हम ज़्यादातर यूज करते हैं इन्फेक्टेटिव। ये नहीं कि इनको ख़त्म कर देता है या डिसइंफेक्ट कर देता है, प्लस प्लस की माना 0 का मकसद है नहीं करता इस पे, ठीक है। 70% असर नहीं होता, और इस पे भी कर देता है, बाज़-औक़ात वायरस पे भी करता है, प्रियॉन्स पे नहीं करता, ठीक है। तो और ये जो है नॉट स्टडीज़ हैं या अंडर प्रोसेस हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशंस यहाँ नहीं मिली, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, प्लस प्लस यानी कि ये हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। ये जो है मॉडरेट इफेक्टिव है, ये लो इफेक्टिव है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो कैटेगरीज वगैरह यूज की जाती हैं, ठीक है। तो आ रही बात समझ में? तो ये सारा उसका दिया गया है कि कितने डिटर्जेंट, कौन कौन से डिटर्जेंट्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, कौन से डिटर्जेंट इफेक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके सर ये अंदर। ओ यू क्या था सर, ये ये नीचे आउट ओ यू पॉजिटिव कहाँ पे? या जीरो? जीरो यानी ये कि जीरो आउट जी, ऑफ प्लस, यानी कि कभी कभार तो नहीं करता, कभी कभार यानी कि प्लस थोड़ा बहुत जो है इस पे इफेक्टिव है, एसजी कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। बाजूकात नहीं होते, बाजूकात थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे सर चलते हैं ये हम। ए क्या है? क्या बच्चे? ए, सर ये प्लस प्रियॉन्स है सर। ए को जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ब्लीच 6% ड्यूरिंग 60 मिनट एट 20 सेंटीग्रेड, यानी कि ये कब इफेक्टिव होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ए को यहाँ प्रोटोकॉल पे है, प्रोटोकॉल। ये आपको डिफाइन किया गया है, ए, ठीक है। ये डिफाइन किया गया है कि ये डिसइंफेक्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत कम लेवल पे होते हैं। अगर ब्लीच 6% हो ड्यूरिंग 60 मिनट एट 20 सेंटीग्रेड तक रखा जाए तो ये जो है सीएल कंपाउंड जो होते हैं वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं प्रियॉन्स को। हालांकि प्रियॉन्स जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है बच्चे। आ गई बात समझ में? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, वेन एवर पॉसिबल, ये क्या पर्सनल प्रोटेक्शन ग्लव्स वगैरह हैं, ठीक है। शुड बी वॉर्न व्हेन हैंडलिंग बायोहैज़र्ड्स मटेरियल, जब भी बायोहैज़र्ड्स मटेरियल यूज़ करें तो ये लाजमी होता है कि सुइटेबल ग्लव्स वगैरह यूज़ करें, पॉसिबल हो तो ये यूज़ करें, क्योंकि बायोहैज़र्ड मटेरियल्स बाज़ औक़ात आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, किस तरह हैंड हाइजीन किए जाते हैं आपके सामने है, किस तरह हैंड वो किया जाता है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हैंड्स को वॉश किया जाता है, ये आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वर्कशॉप भी होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि किस तरह हैंड को वॉश किया जाता है, किस तरह सैनिटाइज किया जाता है, ठीक है। मस्ट कंप्लीमेंट विथ हैंड वॉशिंग विथ नॉर्मल सोप, ठीक है। इस तरह से इसको जो है वो किया जाता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैटेगरी ए के अंदर जो है वो आ जाते हैं एक जो हैं ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल में, ठीक है। यस सर, सर नाम ही है वैसे भी, इसमें क्या पढ़ना है? कंटिन्यू, ये इसमें बहुत सारे वायरस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं इसका जो है आपको बता देता हूँ कैटेगरी ए और बी में क्या फ़र्क है। एक मिनट, ये आपकी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ये कैटेगरी ए में इंक्लूड होता है, ये कैटेगरी बी में इंक्लूड होता है, सही है। देख रहे हैं आप लोग, ये पैकिंग जो है किसमें होती है, कैटेगरी बी के इंक्लूड होती है, ठीक है। और ये कैटेगरी ए में इंक्लूड होती है। अब चले आगे, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये कैटेगरी ए के जो हैं सैंपल्स हैं, इसमें कल्चर्स ओनली, ठीक है। ये जो है कल्चर्स का क्या मकसद होता है, यानी कल्चर्स ओनली को जो है वो किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो मूव किया जा सकता है, कल्चर्स ओनली, ठीक है। और कल्चर्स ओनली का क्या मकसद है हमजा, बताओ अब।
सर मेरे अलावा भी और बहुत से स्टूडेंट्स सर कल्चर्स का नहीं, मतलब आपको तो ये अच्छी कल्चर ही तरह होता है ना बच्चे जो आप कल्चर किया हुआ होता है सर बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, आपको अच्छी जी तरह बोले क्लियर था ना, आपने कहा सर ये तो मैंने पढ़ा हुआ है 8-10 दफा। अब आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये मैं चीजें जी जी रिपीट कर चुका हूँ। जी सर लेकिन हर क्लास में बस यही अच्छा होता है चले, नहीं पूछ रहा, छोड़े बच्चे। अच्छा जारा बच्चे आप बता दे, या अफला आप बच्चे बता देना। सर हाँ सर ये मतलब जो भी बैक्टीरिया है वायरस है इनके कल्चर होते हैं ना उससे हम इनोक्यूलेट करते हैं, तो ये वाले कल्चर सिर्फ हम यूज करते हैं। जैसे अच्छा। इस वायरस का सिर्फ कल्चर यूज करेंगे, मतलब इस जी सर, मतलब बैक्टीरिया को सिर्फ कल्चर कल्चर यूज करेंगे। करेंगे हम, आपको जो भी पता है, ऑर्गेनिज्म होगा। जो हालांकि हमेशा कल्चर जो है वो किया जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव किया जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए अलाउ नहीं है। अगर किसी को जो है ये डिजीज है तो उसको अलाउ